आज हम लोग यूनिट कॉस्टिंग का सेकंड सम करने वाले हैं, जिसमें हम लोग दो कॉस्ट शीट वाला सम करेंगे। जी हाँ, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं तो डेटा दे रखा है ईयर 2011 का और बाद में ईयर 2017 का। इसका मतलब पहले हमको एक कॉस्ट शीट बनानी है 2011 के लिए, बाद में इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग को एक और कॉस्ट शीट बनानी है 2017 के लिए। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ फर्म मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 1000 टाइपराइटर्स, मतलब बनाए भी कितने टाइपराइटर्स 1000 और बेचे भी कितने 1000। इसका मतलब कोई भी टाइपराइटर बचा नहीं, बनाए भी 1000 बेचे भी 1000, मतलब देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। जितने बनाए सबके सब बिक गए हैं। तो इसका मतलब हम लोगों को पहले कॉस्ट शीट के लिए छोटी कॉस्ट शीट दैट इज यूनिट की कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक। जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना का उतना सेल हो चुका है। आगे पढ़ते हैं। इट्स समराइज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कितने टाइपराइटर्स के लिए 1000 टाइपराइटर्स के लिए। फॉर द ईयर 2017, अब 2017 की बात हो रही है। द आउटपुट एंड सेल्स विल बी 1200 टाइपराइटर। वापस से 2017 में भी 1200 टाइपराइटर बनाए और 1200 बेच दिए। देखिए लिखा हुआ है आउटपुट एंड सेल्स, मतलब आउटपुट भी 1200 हुआ और सेल्स भी 1200 हुआ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी 1200 है और सेल्स भी 1200 है। इसका मतलब इस डेटा के लिए भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है आपको, तो इसका मतलब छोटी कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता कि बनाए 1000 होते बेचे 800 होते, या फिर यहाँ पे होता बनाए 1200 होते बेचे 1000 होते, तो हमको छोटी कॉस्ट शीट बनानी पड़ती। हम लोग आगे के सम्स में वो भी कवर करेंगे, लेकिन इस सम में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स सेम है, इसलिए छोटी कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत नहीं है। पहली जो कॉस्ट शीट बनाएंगे वो पूरे के पूरी 1000 के लिए बनेगी, और दूसरी जो कॉस्ट शीट बनाएंगे वो 1200 यूनिट्स के लिए या 1200 टाइपराइटर्स के लिए बनेगी। क्लियर है? अब ये जो इन्फॉर्मेशन है 2017 की, वो जब हम लोग सेकेंड कॉस्ट शीट बनाएंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो पहली कॉस्ट शीट बनाते हैं जिसमें सारा डेटा कॉपी करना होता है, वो हम लोग बना देते हैं, जो 1000 टाइपराइटर्स के लिए होगी। तो चलिए मेरे साथ साथ सम स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाते हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको पता ही है, पिछले सम में हमने सीखा था, लेकिन इस बार छोटा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनेगा, तो एक साथ तो आप भी मेरे साथ साथ बना लीजिए। फॉर्मेट तैयार हो चुका है। सबसे पहले मैं लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है, देखिए डायरेक्ट मटेरियल है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस है, ये दोनों को प्लस कर दो तो हमको पता है प्राइम कॉस्ट बनता है। तो लिख दिया मैंने डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, तो बन गया प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है कितना 1,60,000 और डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 2,40,000। तो लिख दिया मैंने 1,60,000 और 2,40,000, टोटल आ गया 4 लाख। ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। इसमें प्लस करूंगा मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग, जो भी बोलना हो। जो दिया हुआ ही है आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना 1 लाख, तो लिख दिया मैंने 1 लाख। तो हम पहुंच गए फैक्ट्री कॉस्ट पे, जिसका दूसरा नाम है वर्क्स कॉस्ट, जो आ चुका है 5 लाख। इजी, ये आ गया हमारा वर्क्स कॉस्ट। इसमें प्लस करूंगा मैं ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स बोल लूँ या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोल लूँ। इसके अंदर आएगा मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरी, रेंट एंड रेट्स और जनरल एक्सपेंस, ये तीनों चीज़ आ जाएगी। सेलिंग एक्सपेंस नहीं आएगा, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो 3 चीज़ आएगी, मैनेजमेंट एक्सपेंस, रेंट और सैलरी, दैट इज जनरल एक्सपेंस। तो लिख देता हूँ मैनेजमेंट सैलरी, रेंट और जनरल एक्सपेंस। अमाउंट दिए हुए हैं 120, 20 और 40। तो लिख दिया मैंने 1,20,000, 20,000 और 40,000। इन सबको प्लस कर दिया तो ये आ गया 1,80,000।
यहाँ तक सब कुछ प्लस कर दिया तो हम पहुँच गए COP या COGS पे। अब आप बोलेंगे सर COP और COGS साथ में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस सब में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स के है ही नहीं, कितने बनाए हैं उतने बेच दिए हैं, इसलिए COGS डायरेक्टली आ गया, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक नहीं आया यूनिट्स में, तो डायरेक्टली COP ही COGS बन गया है, जो आएगा 6,80,000। ईजी। प्लस करना है मेरे को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो है सेलिंग एक्सपेंस आपको दिया हुआ, ये रहा सेलिंग एक्सपेंस कितना 60,000, तो लिख देता हूँ सेलिंग एक्सपेंस 60,000। तो हम पहुँच गए टोटल कॉस्ट पे जो आया 7,40,000। ईजी। इसमें प्लस करना है प्रॉफिट, तो आएगा सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेल्स अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 8 lakhs, तो मैंने लिख दिया सेल्स 8 lakhs। अपने आप प्रॉफिट आ गया 60,000। ईजी। अब ये अगर आप देख रहे हो तो पर यूनिट की कॉस्ट शीट बाकी है, तो ये पर यूनिट की कॉस्ट शीट मेरे को भरनी है। ये बहुत इजी होती है, कुछ नहीं करना होता, सबको डिवाइड कर देना होता है किससे 1000 से। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो डेटा दे रखा है वो 1000 टाइपराइटर्स का है, मतलब ये जो पूरा अमाउंट दे रखे हैं वो कितने टाइपराइटर्स के हैं 1000। तो एक टाइपराइटर का निकालने के लिए सारे अमाउंट्स को मैं 1000 से डिवाइड करता जाऊंगा, आता जाएगा, ये आ जाएगा 160, ये आ जाएगा 240, ये आ जाएगा 400, ये आएगा 100, तो ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 680, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 740, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 800। ईजी। ये हमारी कॉस्ट शीट बन चुकी है। ये बहुत ईजी थी, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये जो पूरी कॉस्ट शीट थी ये 1000 यूनिट्स या टाइपराइटर की थी। अब हम लोग को बनाना है 2017 की, जिसमें 1200 यूनिट्स बनाए हैं और 1200 यूनिट्स बेचे हैं। तो हम लोग वो कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। अगर ऐसा सम एग्जाम में आता है तो अगर 12 मार्क्स का सम है तो 4 मार्क्स इस वाली कॉस्ट शीट के होते हैं, क्योंकि इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, सब कुछ कॉपी करना होता है। और 8 मार्क्स होते हैं जो नई कॉस्ट शीट आप लोग बनाओगे जो 1200 टाइपराइटर्स की है उसके लिए। तो अब मैं वापस से फॉर्मेट बना देता हूँ 1200 टाइपराइटर्स के लिए। तो मैंने लिख दिया पर्टिकुलर्स पर यूनिट रुपीस और रुपीस। ये हमारी कॉस्ट शीट तैयार हो गई है। सबसे पहले वापस से फॉर्मेट तो वही का वही रहने वाला है, तो मैं फटाफट फॉर्मेट कॉपी कर देता हूँ। ये रहा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस ईजी। ये हमारी कॉस्ट शीट तैयार हो चुकी है, फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब हम लोग एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। द आउटपुट एंड सेल्स विल बी 1200 टाइपराइटर। आउटपुट और सेल्स कितने हैं 1200 टाइपराइटर है। ये जो डेटा रखा था वो 1000 टाइपराइटर्स का था, अब मुझे बनाना है 1200 टाइपराइटर्स का। प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज बाय 20%। पहला एडजस्टमेंट है मटेरियल महंगा हो गया। अब देखिए आपको ऐसा लगेगा कि क्योंकि मटेरियल महंगा हो गया है तो मैं डायरेक्टली 20% कर देता हूँ। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मटेरियल का खर्चा है 1,60,000 वो कितने टाइपराइटर्स का है, वो 1000 टाइपराइटर्स का है। तो तरीका नंबर 1 करने का, 1000 यूनिट्स जब बनाए थे मैंने तब मटेरियल खर्चा आया था 1,60,000 रुपीज़। अभी हम लोग 1200 यूनिट्स बना रहे हैं तो खर्चा कितना आएगा। ये तो नॉर्मल कॉस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइपराइटर्स बना रहे हो तो ज़्यादा मटेरियल लगने वाला ही है। तो ये जो भी अमाउंट आएगा वो प्लस 20%। क्यों? क्योंकि अब मटेरियल महंगा भी हो चुका है। क्या हो चुका है? महंगा हो चुका है। तो ये तरीका नंबर 1 है कि 1000 यूनिट्स का इतना तो 1200 यूनिट्स का कितना, पहले वो निकालेंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस 20% कर देंगे क्योंकि महंगा हो चुका है। तो आ जाएगा आपका 2,30,400। आप करके देख सकते हैं। आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 1200 इंटू 1,60,000 डिवाइड बाय 1000। जो भी आंसर आता है प्लस 20% कर दीजिए तो आप पहुंच जाएंगे इस पे। इजी। ये था तरीका नंबर 1।
या फिर तरीका नंबर 2 भी आप कर सकते हैं कि मटेरियल महंगा हुआ है 20% से, तो देखिए पहले आपका पर यूनिट मटेरियल कितना था, अभी हमने कॉस्ट शीट बनाई थी तो डायरेक्ट मटेरियल जो पर यूनिट था वो 160 रुपीज़ था, मतलब एक टाइपराइटर पे 160 रुपये का मटेरियल लगता है। और अभी हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ा कि मटेरियल महंगा हो गया है, तो मैं कर सकता हूँ और लिख देता हूँ क्योंकि दोनों में से कोई भी मेथड चलेगी। 160 रुपीज़ पर यूनिट था, उसमें प्लस कर दूंगा मैं 20%, तो पर यूनिट मेरे को अपने आप ही मिल जाएगा। तो 160 प्लस 20% करूँगा तो आ जाएगा 192 रुपीज़ पर यूनिट। और इस बार टाइपराइटर्स कितने थे 1200, तो इंटू कर दूंगा 1200 क्योंकि ये एक टाइपराइटर का ये जो है वो पर यूनिट है और हमको ऐसे कितने हैं 1200 है, तो 192 इंटू 1200 कर दूंगा तो भी आ जाएगा 230400। इन शॉर्ट ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों मेथड में से कोई भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा है और लिखा है। जो आपको सही लगे वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, इजी। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट में आया था 192 और यहाँ पे आया था 230400, दैट इज 2,30,400। ईजी, ये हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल। सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला है प्राइस वेज विल राइज बाय 5%। प्राइस वेज भी कितने से बढ़ गए 5% से। इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं, 1000 यूनिट्स का इतना तो 1200 यूनिट्स का कितना वो निकालेंगे प्लस 5%, या फिर पर यूनिट में 5% प्लस करके 1200 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। एक बार वापस करके बता रहा हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट वेजेस। पहले 1000 यूनिट्स बनाए थे तब वेजेस का खर्चा था 2,40,000। अब हम लोग 1200 टाइपराइटर्स बना रहे हैं तो उसका खर्चा कितना वो निकालूंगा, जो भी आएगा उसमें प्लस कर दूंगा 5% क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला हुआ है। तो आप कर सकते हैं कैलकुलेटर पे 1200 इंटू 2,40,000 डिवाइड बाय 1000, जो भी आता है उसमें प्लस कर सकते हैं 5%। तो आ जाओगे आप 302,400 पे, 3,02,400। ये तरीका नंबर 1 है। तरीका नंबर दूसरा भी आता है, ये तरीका नंबर 1 था। तरीका नंबर 2 है हम लोग पर यूनिट पे निकाल लें। अगर आप देखते हैं तो पर यूनिट कॉस्टिंग कितना था 240 था, वेजेस का कितना था 240। अब एडजस्टमेंट बोला है 5% बढ़ गया है, तो हम कर सकते हैं 240 जो पर यूनिट था इसमें प्लस कर देंगे 5%, तो इसमें आ जाएगा 252 रुपीज़ पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 1200 से क्योंकि इस बार 1200 टाइपराइटर्स हैं, तो भी आ जाएगा 3,02,400, जो ये और ये सेम ही आएंगे। मतलब आप इन दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं, इजी। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 252, 3,02,400। अब इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 5,32,800। इजी। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की, उस पर भी एडजस्टमेंट दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का इतना तो 1200 का कितना। ऐसा बोला हुआ है मैन्युफैक्चरिंग चार्ज विल इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेस। कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेस मतलब जितना मटेरियल वेजेस प्रोपोर्शनेटली बढ़ा था उतना ही मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी बढ़ेगा। मटेरियल बढ़ा था 20% से, वेजेस बढ़ा था 5% से, टोटल हो गया कंबाइंड 25%। तो लिख देता हूँ 133,200, ईजी। और इनको प्लस कर दिया तो आ जाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट 6,66,000, ईजी। अब बात करते हैं ऑफिस ओवरहेड्स की। ऑफिस ओवरहेड्स पे भी एडजस्टमेंट दिया होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ऑफिस ओवरहेड फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। क्यों फिक्स एक्सपेंसेस? क्योंकि ऑफिस में जो खर्चे करते हैं, जैसे सैलरी दे रहे हो एम्प्लॉयज़ को, तो जब ज़्यादा सेल्स होती है तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देते, उनकी सैलरी फिक्स रहती है। जब कम सेल्स होती है तो उनकी सैलरी कम भी नहीं करते, वो भी फिक्स रहती है। तो जो कमीशन होती है, सेल्स कमीशन, वो सेल्स पे डिपेंड करती है, लेकिन ऑफिस एक्सपेंस सेल्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे वो 1000 टाइपराइटर बिके या 1200 टाइपराइटर बिके, 1000 टाइपराइटर बने या 1200 टाइपराइटर बने, वो सब कुछ सेम ही रहता है। तो अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं फिक्स्ड अमाउंट कॉपी कर दूंगा, उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इतने का इतना, इतने का कितना, ऐसा नहीं करूंगा किसमें, ऑफिस में। पर देखते हैं पहले एडजस्टमेंट है या नहीं है। ऐसा बोला हुआ एडजस्टमेंट नंबर एफ में अदर एक्सपेंस विल रिमेन अनइफेक्टेड। ऐसा बोल ही दिया है कि अदर एक्सपेंस के अनइफेक्टेड रहेंगे, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा।
तो इसका मतलब जो मैं आपको समझाया वही है कि क्योंकि आउटपुट बढ़ गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि अदर एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, वो फिक्स्ड रहते हैं। तो मैं सब कुछ कॉपी कर दूंगा, दैट इज मैनेजमेंट है, रेंट है और जनरल एक्सपेंसेस, ये सेम टू सेम मैं कॉपी कर दूंगा, दैट इज 120, 20 और 40। तो लिख देता हूँ 1,20,000, 20,000 और 40,000। तो ये आ गया 1,80,000 और प्लस किया तो हम लोग पहुँच गए 8,46,000। ईजी। इसमें प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वेरिएबल होता है, जो सेल्स के हिसाब से असर पड़ता है। पहले 1000 यूनिट्स बेचे थे, अब 1200 बेचे, तो ऑफकोर्स चेंज होगा, पर एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट बोला है सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। पर यूनिट सेम ही है, पर यूनिट सेम है, इसका मतलब जो पहले पर यूनिट था अभी भी पर यूनिट सेम रहने वाला है। पहले हमने निकाला था पर यूनिट तो आया था पर यूनिट 60 रुपीज़, तो अभी भी पर यूनिट 60 रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ पर यूनिट 60। लेकिन इस बार आपने 1000 यूनिट नहीं बेचे, कितने यूनिट बेचे हैं? 1200। तो 60 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 1200 के साथ। तो आप कर सकते हैं 60 इंटू 1200, तो आ जाएगा 72,000। ईजी। तो हम पहुँच जाएंगे टोटल कॉस्ट पे, जो आएगा 9,18,000। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ बोला होगा। प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस एट विच टाइपराइटर शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन 2017 शुड बी मार्केट सो एज टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। हमको 10% प्रॉफिट कमाना है ऑन सेलिंग प्राइस। ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब है सेल्स के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, अज्यूम करता हूँ सेल्स आपकी है 100 रुपीज़, सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ सेल्स कितनी है 100 रुपीज़, यहाँ अंदर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 10 और हमारा टोटल कॉस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 90। ईजी। अब हमको पता है 90 जो है वो 9,18,000, तो 100 कितना, तो हमारा सेल्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 100 इंटू 9,18,000 डिवाइड बाई 90, तो सेल्स आ जाएगी आपकी 10,20,000 और इसके ऊपर 10% प्रॉफिट कमाना है, दैट इज़ 1,02,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर या प्रॉफिट आ चुका है। ईजी। अब हमारी कॉस्ट शीट ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे पर यूनिट निकालना है। मैं सबको डिवाइड करता रहूँगा 1200 से, तो मेरा ये पूरा का पूरा कॉलम जो है वो भर जाएगा। तो ये आ जाएगा 5,32,800 डिवाइड बाय 1200, तो आ जाएगा 444। 1,33,200 डिवाइड 1200, तो ये आ जाएगा 111। इनको प्लस करूँगा तो आ जाएगा 555। वैसे ही 1,20,000 डिवाइड बाय 1200 करूँगा 100, ये आ जाएगा 16.66, ये आ जाएगा 33.33। सबका टोटल करूँगा तो आप पहुँच जाएंगे 705 पे, प्लस किया 60 तो हम पहुँच गए 765 पे, ये आ जाएगा 85 और ये आ जाएगा 850। ईजी। अगर आप ध्यान देते हैं तो अगर कोई एडजस्टमेंट ना हो तो वेरिएबल का पर यूनिट सेम रहता है और फिक्स्ड का टोटल सेम रहता है। याद रखिएगा, अगर कोई एडजस्टमेंट ना हो तो वेरिएबल का पर यूनिट सेम रहता है और फिक्स्ड का टोटल सेम रहता है। जैसे ये सारे एक्सपेंसेस जो थे वो फिक्स्ड थे, तो इसका टोटल हमेशा सेम रहता है अगर कोई एडजस्टमेंट ना हो तो। और अगर कोई एडजस्टमेंट ना होता तो ये सारी चीज़ें वेरिएबल थी, इसका पर यूनिट सेम रहता, लेकिन क्योंकि एडजस्टमेंट था इसलिए पर यूनिट चेंज हो गया। अदरवाइज पर यूनिट सेम रहता, उसको मैं मल्टीप्लाई करता 1200 से, तो अमाउंट बदलते जाते। ईजी। ये था आपका एक स्टैंडर्ड सम जिसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, क्योंकि जितने यूनिट्स बनाए थे उतने ही बेच दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियो आपको एग्जाम में काम आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ जिसमें क्लोजिंग स्टॉक भी होगा।